हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश स्टेट के बारे में। मध्य प्रदेश स्टेट में नीट 2021 एग्जाम में आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे यदि आप मध्य प्रदेश स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस की कोर्स करना चाहते हो। तो जब भी हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं तो हमें ये बात मालूम है या आपको ये बात पता होगी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए दो तरीके हैं, एक ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स और दूसरी स्टेट 85% सीट्स। आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होगा, नहीं तो एक लाइन में मैं आपको थोड़ी सी बात समझा देता हूं कि क्या डिफरेंस है। ऑल इंडिया 15% सीट्स में गवर्नमेंट की 15% गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो 15% सीट है उसके लिए ऑल इंडिया कोटा, वो सारी 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा 15% के अंडर आती है, जिसके लिए किसी भी स्टेट के स्टूडेंट नीट यूजी क्वालिफाइड स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर छोड़कर। वहीं अगर स्टेट 85% सीट की बात करें तो उसमें सिर्फ स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट, सिर्फ स्टेट के ही स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन होती है। तो जो स्टूडेंट मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके पास दो तरीके हैं मध्य प्रदेश स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, एक ऑल इंडिया कोटा जिसमें उन्हें बाकी सभी स्टेट्स के स्टूडेंट से कंपटीशन करनी होगी, और दूसरी है स्टेट 85% कोटा काउंसलिंग जिसमें उन्हें सिर्फ उनके स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कंपटीशन करनी होगी, जो डिपेंडिंग ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो स्टेट कोटा काउंसलिंग, नॉर्मली ये बात सुन के ही लग रही है कि स्टेट कोटा काउंसलिंग की जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी नीचे तक जाती है और ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ जो है वो ऊपर तक जाती है, क्योंकि कंपटीशन ऑल इंडिया कोटा में सभी स्टूडेंट से करनी होती है ऑलमोस्ट, और जो स्टेट कोटा काउंसलिंग की कंपटीशन होती है वो अपने ही स्टेट के स्टूडेंट से करनी होती है। तो इसी वजह से हमें स्टेट कोटा काउंसलिंग से मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट सीट, ज्यादा अच्छी गवर्नमेंट सीट और ज्यादा इजीली गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। अब हम बात कर रहे थे, क्या बेसिक टॉपिक क्या थी हमारी, कि आखिर कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे 2021 के नीट के एग्जाम में। तो जैसा मैंने बताया कि दो तरीके होते हैं, तो हम दोनों तरीकों की बात करेंगे कि आखिर अगर ऑल इंडिया कोटा से हम मध्य प्रदेश स्टेट में गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं तो हमें कितने मार्क्स मिनिमम स्कोर करने होंगे, जिससे कि बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी पता लग जाए, सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट को नहीं, बाकी स्टूडेंट्स को भी ये बात पता लग जाए कि जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हैं वो अगर ऑल इंडिया कोटा से लेना चाहते हैं मध्य प्रदेश में तो उन्हें कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे, और डोमिसाइल स्टूडेंट को भी पता लग जाए कि उनको स्टेट कोटा के थ्रू अगर जाना है तो उन्हें कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे। तो ये इस टॉपिक पर पहुंचने से पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसे हम देखेंगे, कुछ डेटा है जो इन सभी कट ऑफ्स को डिसाइड करते हैं, तो उन डेटा को हम देखेंगे। जैसे कुछ डेटा है, जैसे कि 2000 जैसे टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स कितने होते हैं, कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से एग्जाम में अपीयर हुए, उन अपीयर्ड स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पास किया, पासिंग परसेंटेज कितनी है, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स मध्य प्रदेश में कितनी है, उसमें गवर्नमेंट सीट्स मध्य प्रदेश में कितनी है, कैटेगरी वाइज सीट्स कितनी है, बॉन्ड भी क्या रहती है और फीस भी कितनी रहती है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद फिर वो वहाँ की कट ऑफ डिसाइड होती है। तो इन सभी चीज़ों को पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, साथ में काउंसलिंग प्रोसेस को भी जान लेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि जब आप बिना काउंसलिंग प्रोसेस को समझे आप इस प्रोसेस को आगे अच्छे से प्रोसीड कर नहीं पाएंगे। तो हम काउंसलिंग प्रोसेस को भी समझेंगे, और कुल मिलाकर बात ये रहेगी कि ये जो वीडियो होगी इसमें आपको मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मध्य प्रदेश स्टेट की मिल जाएगी। ऑलमोस्ट सभी इंफॉर्मेशन कह सकता हूं मैं कि आपको मिल जाएगी। अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस आउट हो जाती है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दे सकते हैं। वो जो सजेशंस होंगी वो ज़रूर उन सजेशंस पे हम वीडियोस बना देंगे और वो जानकारी आपको वहीं पे देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट की जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है, हम जानते हैं कि एक तो सेंटर ऑल इंडिया की
एक सेंट्रल लेवल पे काउंसलिंग अथॉरिटी होती है और एक स्टेट लेवल पे काउंसलिंग अथॉरिटी होती है। तो सेंट्रल लेवल पे जो काउंसलिंग अथॉरिटी होती है वो एमसीसी है, जिसके अंदर ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स आती है, जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जेएनके छोड़कर। एक स्टेट लेवल की काउंसलिंग अथॉरिटी होती है जो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। हमने देखा पहले की वीडियोस में कि पंजाब की स्टेट अथॉरिटी थी वो अलग थी, वो BFUHS थी। कल के वीडियो में हमने देखा कि यूपी की जो स्टेट अथॉरिटी थी वो यूपी DGME थी, DMET। उससे पहले हमने हरियाणा का देखा। तो इसी तरीके से मध्य प्रदेश की जो काउंसलिंग स्टेट अथॉरिटी है, जो काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग को कंडक्ट कराती है, वो है डायरेक्टरेट मेडिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश, DME-MP। DME-MP के नाम से DME-MP ही वो पोर्टल भी है जिसपे आपको आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन DME की तरफ से पब्लिश की जाती है MBBS और अदर कोर्सेज के लिए। तो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश, ये वो काउंसलिंग अथॉरिटी है जो स्टेट काउंसलिंग को कंडक्ट कराती है, जिसके अंदर स्टेट की 85% गवर्नमेंट की सीट्स आती है, प्लस प्राइवेट की गवर्नमेंट सीट्स आती है, प्लस प्राइवेट की प्राइवेट सीट्स जिसको मैनेजमेंट सीट्स कहते हैं वो भी आती हैं। तो ये सारी सीट्स की जो काउंसलिंग होती है वो DME-MP करवाती है और इस काउंसलिंग को कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में करवाया जाता है। कंप्लीटली ऑनलाइन मोड से मतलब है कि आपको सारी चीजें पोर्टल पे आपके लिए जो वेबसाइट दी जाएगी, पोर्टल दी जाएगी, उस पोर्टल पर जाना है और सारी की सारी प्रोसेस आपको पोर्टल पे ही करना है। लास्ट में जब आपको पता लग जाएगी, जब आपके पास अलॉटमेंट लेटर आ जाती है कि आपको कौन से कॉलेज में सीट मिली, तो आपको वो अलॉटमेंट लेटर लेकर के कॉलेज जाना होता है और एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। तो इससे पहले जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी ऑनलाइन होती है, इसलिए इसे ऑनलाइन मोड ऑफ काउंसलिंग MP की बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं कि टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स 2930 MBBS सीट्स अवेलेबल है MP में। वहीं अगर कॉलेजेस की बात करें तो 14 गवर्नमेंट कॉलेजेस और 9 प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल है। मतलब 14 + 9 = 23 मेडिकल कॉलेजेस में मिला करके 2930। तो काउंसलिंग फॉर्म को फिलअप करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप काउंसलिंग फॉर्म को फिलअप नहीं करते हैं तो क्वालिफाई होने के बावजूद आपको सीट अलॉट नहीं होगी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन DME-MP-online.gov.in पर ही पब्लिश होगी, तो आप इस वेबसाइट के रेगुलर कांटेक्ट में बने रहें। अब आते हैं कुछ डेटा पे कि 2019-2020 में आखिर कितने स्टूडेंट्स ने अपियर किया था और सीट टू स्टूडेंट रेशियो MP की क्या बनती है। सीट की जहाँ तक हमने बात की 2930 MBBS के सीट्स हैं, वहीं स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो 2019 में 53,391 स्टूडेंट्स एग्जाम में अपियर हुए थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था। उसमें 26,773 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया था। तो पासिंग परसेंटेज 2019 की 50.15 थी। वहीं 2020 लास्ट ईयर की बात करें तो 55,461 स्टूडेंट्स ने एग्जाम को अपियर किया था, जिन्होंने एग्जाम दिया था, और 27,134 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को नीट 2020 एग्जाम को क्वालिफाई किया था। तो टोटल अगर पासिंग परसेंटेज लास्ट ईयर की देखें 2020 की तो 48.92 थी। मतलब 2019 से ऑलमोस्ट 2% कम स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था। और ऑन एन एवरेज अगर देखें तो 2021 की जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि 48 जो स्टूडेंट्स अपियर होंगे वो ऑलमोस्ट 54,000 55,000 स्टूडेंट्स MP से अपियर होंगे, और जो पास जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं 26-27 हज़ार स्टूडेंट्स क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे। तो जो पासिंग परसेंटेज होगी वो ऑलमोस्ट 48-50%। 2021 की भी पासिंग परसेंटेज होनी चाहिए, 1-8% ऊपर नीचे भी हो सकती है। वहीं अगर सीट टू स्टूडेंट रेशियो की बात करें तो कि सीट टू स्टूडेंट रेशियो का मतलब है कि एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। तो MP में जैसा मैंने आपको बताया कि 2920 ये हैं MBBS की सीट्स हैं और ऑलमोस्ट 26,000 क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट्स।
तो ये ऑलमोस्ट जो 1:8 की सीट इस टू स्टूडेंट रेशियो बनती है। एक सीट के लिए एक स्टूडेंट एमपी से फाइट कर रहे होते, तो आपकी जो कंपटीशन होगी वो कहीं ना कहीं 8 स्टूडेंट्स से ज़रूर होगी उस एक सीट को पाने के लिए। तो ये सीट टू स्टूडेंट रेशियो है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एमपी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वहाँ के स्टूडेंट को और ज़्यादा चांसेस प्रोवाइड करती है कि उन्हें वहाँ पे इजीली सीट मिल सके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ की बड़ी ही सिंपल है कि या तो 3 साल की कंटिन्यूस एजुकेशन वहाँ पे होनी चाहिए, या तो फिर आपकी जो है परमानेंट रेसिडेंट वो एमपी का होना चाहिए, मतलब डोमिसाइल या तो प्रॉपर वहाँ का होना चाहिए, या तो 3 ईयर ऑफ कंटिन्यूस जो है वो एजुकेशन वो एमपी में होनी चाहिए। ठीक है, और एक है बॉर्न इन एमपी एंड कंटिन्यूस एजुकेशन ऑफ 3 ईयर इन एमपी। या तो फिर जो तीसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका जन्म वहाँ पे होना चाहिए और साथ में 3 साल की एजुकेशन जो है वो कंटिन्यूस एजुकेशन वो वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सिंपल शब्दों में देखें तो आपकी कंटिन्यूस 3 ईयर की एजुकेशन या तो वहाँ से होनी चाहिए, या तो आपका बॉर्न एंड बॉटअप और आपकी जो डोमिसाइल है वो वहाँ की होनी चाहिए। तो ये वहाँ की एमपी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद एक और मैं बात आपको एमपी की बता देता हूँ कि एमपी एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट है मगर थर्ड राउंड से सेकंड राउंड तक क्या हुआ करती थी कि सेकंड राउंड तक वो सिर्फ सेकंड राउंड तक एमपी स्टेट क्लोज स्टेट रहती। कहने का मतलब है कि सेकंड राउंड तक एमपी अपनी एमबीबीएस की सीट्स जो स्टेट काउंसलिंग से अलॉट की जाती है वो सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ही अलाउ करती है, मगर थर्ड राउंड से वो अलाउ करती है कि नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी एमपी में सीट ले सकते हैं। तो सेकंड राउंड तक ऑलमोस्ट सारी सीटें जो है वो वहाँ के डोमिसाइल स्टूडेंट ले लेते हैं, और इसी वजह से एमपी की जो कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे तक जाती है, और साथ में बहुत ही ईजिली स्टूडेंट्स को एमपी में सीट मिल पाती, जैसे महाराष्ट्र में हुआ करती थी, जैसे गुजरात में हुआ करती थी। लेकिन एमपी में ऐसा है कि थर्ड राउंड से वो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए भी ओपन करते हैं, मगर थर्ड राउंड तक मॉपअप राउंड तक फिर इतनी सीट बचती नहीं है, कुछ इक्का दुक्का सीट बचती है। वो अगर स्टूडेंट पहुंचते हैं वहाँ पे, स्टूडेंट अगर उस काउंसलिंग को अटेंड करते हैं तो फिर उन्हें मिल सकती है। अब आते हैं कि एमपी की काउंसलिंग प्रोसेस कैसी है, क्या होना है अभी से लेकर के, और किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है काउंसलिंग तक। अभी जब आपके एग्जाम की रिजल्ट आ जाएगी तो सबसे पहले जो मैंने वेबसाइट बताई dmemonline.gov.in, इस पोर्टल पर आपके लिए एक काउंसलिंग से रिलेटेड फॉर्म पब्लिश की जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिश की जाएगी। आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। उस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद जो भी आपको कॉलेज मिलती है उस कॉलेज में आपको जा करके अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करनी होती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करना होता है, फर्स्ट ईयर की फीस दे करके ओरिजिनल एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। तो ये काउंसलिंग प्रोसेस है एमपी की, और ये कंप्लीटली ऑनलाइन होती है जैसा मैंने आपको बताया। अब आते हैं फी स्ट्रक्चर पे कि एमपी की फी स्ट्रक्चर क्या है। आज हम गवर्नमेंट की भी फी स्ट्रक्चर देखेंगे और प्राइवेट की भी फी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो गवर्नमेंट की अगर फी स्ट्रक्चर देखें तो सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फी स्ट्रक्चर 1 लाख रुपए 1 लाख पर एनम है। सो ज़्यादा फीस गवर्नमेंट की होती नहीं है। एमपी में 1 लाख रुपीज़ पर एनम है। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस वेरी करती है। मैनेजमेंट कोटा की सीट्स भी होती है और एनआरआई की भी सीट्स होती है उसमें, तो एनआरआई की सीट्स कुछ ज़्यादा होती है। और जहाँ तक मैनेजमेंट कोटा सीट्स की बात है तो वो आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन की बात करें तो 8,33,000 रुपीज़ पर एनम मैनेजमेंट कोटा सीट्स की ट्यूशन फीस है। पीपल्स मेडिकल कॉलेज की 12,15,000 ट्यूशन फीस है। एलन मेडिकल कॉलेज की 12,41,000 पर एनम ट्यूशन फीस है। अरविंदो मेडिकल कॉलेज की 9,28,000 कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर है फर्स्ट ईयर की। अमलतास की 9,65,000 पर एनम है। आरकेडीएफ की 12,30,000 12,30,000 पर एनम
ट्यूशन फीस है। चिरायू की 11,41,000 पर एनम ट्यूशन फीस है और महावीर इंस्टीट्यूट की 8,33,000 ट्यूशन फीस है। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की, तो सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में टोटल 250 सीट्स है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में 180 सीट्स है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में 180 सीट्स है। सबसे ज़्यादा सीट्स जो हैं वो गांधी मेडिकल कॉलेज और महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर में 250 सीट्स है। तो ये सीट मैट्रिक्स जो है वो आप दिए गए प्रेजेंटेशन में चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से सीट मैट्रिक्स प्राइवेट कॉलेजेस की भी दी गई है। मोस्टली सबसे अधिक कॉलेज प्राइवेट, सबसे अधिक सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में जो है वो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में है और बाकी सभी प्राइवेट कॉलेजेस में 150 सीट्स ही हैं। अब आते हैं कट ऑफ पे कि 2020 में क्या कट ऑफ रही थी और 2021 में, इस साल 2021 में आपको मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे जिससे कि आपको गवर्नमेंट सीट एमपी में मिल सके और या फिर प्राइवेट सीट आपको एमपी में मिल सके। तो पहले ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑल इंडिया कोटा एक तरीका होता है गवर्नमेंट सीट पाने के लिए और स्टेट कोटा एक तरीका होता है। तो गवर्नमेंट सीट पाने के लिए जो ऑल इंडिया की कट ऑफ जाती है वो इस बार 2021 में मिनिमम आपको 610 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करने होंगे। 610 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे जिससे कि आपको ऑल इंडिया कोटा से एमपी में एक सीट मिल पाए। एससी कैटेगरी की बात करें तो 520, 520, 522 से ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। लास्ट ईयर 522 गई थी एससी कैटेगरी की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से एमपी के लिए। एसटी की बात करें तो 520, 522 से ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे 2021 में। लास्ट ईयर की बात करें तो 520 कट ऑफ गई थी। उसी तरीके से अगर स्टेट कोटा की बात करें, स्टेट 85% काउंसलिंग की, तो जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 560 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में से अगर आप आते हैं तो 554, 555 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो सेम 554, 555 से ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी स्टेट कोटा से। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 525, 526 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। एसटी कैटेगरी से अगर आते हैं तो 304, 305, 300 से बेसिकली आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी स्टेट कोटा से। फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं यूआर फ्रीडम फाइटर से, तो 160 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने पे आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ओबीसी फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो आपको 114, 115 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे, तब जाकर के आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 285, 286 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने पर आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। यूआर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते तो 129, 130 या उससे ज़्यादा मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं तो आपको सीट मिल जाएगी, गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। और यूआरएसएन की बात करें तो 548 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पे आपको सीट, गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अब आते हैं प्राइवेट कॉलेज कट ऑफ की। इससे पहले हमने बात की थी कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट के लिए मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे। अब बात करते हैं प्राइवेट की। तो प्राइवेट में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 476, 477 से ज़्यादा मार्क्स लाने पर आप बिल्कुल सेफ हैं। लास्ट ईयर 476 तक गई थी। लास्ट ईयर की कट ऑफ वैसे ही बहुत हाई गई थी, तो ऐसा नहीं है कि 476 ही लाना सेफ होगा। आई थिंक 455, 460 भी एमपी के लिए प्राइवेट कॉलेजेस के लिए सेफ है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि 475, 476 या उससे ज़्यादा मार्क्स आप लाते हो तो आप बेहतर पोजीशन में हो, ज़्यादा सेफ हो। ओबीसी की बात करें तो 470 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे आपको प्राइवेट कॉलेजेस पाने के लिए, प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट सीट होती है वो पाने के लिए। एससी की बात करें तो 339 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पे आपको मिल जाएगी प्राइवेट कॉलेज। एसटी की बात करें तो 126 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पे भी आपको मिल जाएगी। और एनआरआई की बात करें तो 147 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आपको एमपी में प्राइवेट सीट मिल सकती है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी एमपी मध्य प्रदेश को लेकर के, जहाँ तक मैंने आपको बताया कि अगर आप पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो इन तीनों स्टेट की भी वीडियो अपलोड कर दी गई है। आप प्रीवियस वीडियोस को चेक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगी।
धीरे धीरे हम सभी स्टेट्स को कवर कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कट ऑफ होती है, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, अलग अलग सीट मैट्रिक्स होती है, और यही वो डेटा हैं जिसके ऊपर कट ऑफ डिसाइड भी होती है। तो धीरे धीरे हम एक एक कट ऑफ को एक एक स्टेट की कट ऑफ को आपसे शेयर करते जा रहे हैं, और अदर डिटेल्स को, बॉन्ड और स्टाइपेंड को मैंने इसमें कवर नहीं किया है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें मैंने सभी स्टेट्स की बॉन्ड और स्टाइपेंड के बारे में दिया है। वो वीडियो थोड़ी पहले अपलोड की गई थी, वो उसकी जो लिंक होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें, जिससे कि काउंसलिंग से जुड़ी या बाकी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू।